हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। ओके, तो अब ये लेक्चर हमारा इरिथ्रोसाइट का लास्ट पॉइंट। ओके, इसमें हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। कौन सा? नेसेसरी फैक्टर्स फॉर इरिथ्रोपोएसिस। ओके, तो चलिए अब तक हमने क्या देखा वो एक बार देख लेते हैं। हमने देखा डेफिनेशन एंड साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस का एक लेक्चर बना दिया था। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। ओके, इसको हमने वन पेज चार्ट में देखा था। उसका भी इसका भी एक छोटा सा पेज था ना, हाफ पेज भी कह सकते हैं आप। और नेसेसरी फैक्टर्स को भी हम एक ही पेज में देखने वाले हैं। ओके, तो पूरा का पूरा इरिथ्रोपोएसिस 2.5 पेज में ख़त्म कर देंगे। ओके, जो पॉइंट एग्ज़ाम में आप लिखने वाले हैं उसे हम पूरा का पूरा यहीं पे बता देंगे। ओके, जिससे आपको यही 2.5 पेज के चार्ट को देख के ही आप इरिथ्रोपोएसिस लिख के आ जाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, नेसेसरी फैक्टर्स फॉर इरिथ्रोपोएसिस। और यहाँ पे इसे हमें 3 पॉइंट में देखना है: जनरल फैक्टर्स, स्पेशल मैच्योरेशन फैक्टर्स एंड लास्ट फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिनाइजेशन। ओके, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स को। ओके, तो ओनली इन वन पेज चार्ट में तीनों के तीनों फैक्टर्स को हमें देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जनरल फैक्टर्स से। ओके, तो जनरल फैक्टर्स में हमें क्या देखना है? देखिए, मैंने यहाँ पे जो ग्रीन पेन पे लिखा है वही आपको ये मेन पॉइंट है, ये याद रखेंगे तो अंदर का आपको आसानी से याद रह जाएगा। ओके, तो चलिए कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे जो जनरल फैक्टर्स है जो इरिथ्रोपोएसिस के लिए नेसेसरी है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इरिथ्रोपोएटिन, नेक्स्ट है हाइपोक्सिया, नेक्स्ट है हमारा थायरोक्सिन, हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, रोल ऑफ सेक्स हार्मोन एंड विटामिन B3, B6, C, D एंड E। ये सारे के सारे हैं हमारे जनरल फैक्टर्स जो इरिथ्रोपोएसिस के लिए नेसेसरी है। ओके, चलिए जो इन जनरल फैक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इरिथ्रोपोएटिन। ओके, तो चलिए उसे हम डिटेल में देखते हैं। इरिथ्रोपोएटिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। इट रेगुलेट प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। ओके, वो क्या करता है? इरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इरिथ्रोपोएटिन है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? इट प्रोड्यूस्ड बाय जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस। ओके, जेजी एपरेटस से प्रोड्यूस होता है। ओके, देखिए अब उसकी प्रोसेस कब किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से वो हेल्प करता है वो हम देखते हैं। ओके, देखिए इन द कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया और decrease in number of RBC, there is a release of renal erythropoietic factors from JG apparatus. These renal erythropoietic factors act on alpha globulin, okay, known as erythropoietinogen. Okay, and erythropoietinogen form the erythropoietin. Okay, erythropoietin। अब देखते हैं कि इरिथ्रोपोएटिन किस तरह से इरिथ्रोपोएसिस को रेगुलेट करती है। तो इट स्टिम्युलेट द स्टेम सेल डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि स्टेम सेल को ब्लड सेल के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारा स्टेम सेल उसमें कन्वर्ट करती है। देन इट प्रमोट द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, promote the stage of erythropoiesis. It also promote the release of RBC from for peripheral circulation, मतलब कि RBC को पेरिफेरल सर्कुलेशन में भेजता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एरिथ्रोपोएटिन के बारे में। मतलब कि अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या होता है, जीजे एपरेटस में से रीनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर रिलीज होता है और वो ग्लोब्यूल अल्फा ग्लोब्यूलिन पे एक्ट करता है, अपनी एक्शन करता है और इरिथ्रोपोएटिन का फॉर्मेशन करता है। और ये इरिथ्रोपोएटिन की एक्शन है जो इरिथ्रोपोएसिस को रेगुलेट करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा थायरोक्सिन विच चीज एक्सेलरेट द इरिथ्रोपोएसिस। ओके, ये इरिथ्रोपोएसिस को एक्सेलरेट करता है। इसीलिए थायरोक्सिन की वजह से हमारी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म और पॉलीसिथेमिया कॉमन है। ओके,
मतलब कि कॉमनली देखने को मिलता है। और हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स, तो कौन सा हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स है जो इरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है, तो वो है इंटरल्यूकिन्स 3, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन्स 11 विच इंड्यूस द proliferation ऑफ प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ सेक्स हार्मोन। ओके, तो सेक्स हार्मोन में हम देखेंगे यहाँ पे इस्ट्रोजन, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इस्ट्रोजन का जो एक्शन है वो क्लियर नहीं है अभी तक, लेकिन एनिमल में वो क्या करता है, इट सप्रेस द इरिथ्रोपोएसिस। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट वन इज द विटामिन्स। ओके, विटामिन B3, B6, C, D एंड E। चलिए, तो जो ये विटामिन है, तो अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, एनीमिया होगा। अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, एनीमिया, और साथ में होगा हमारा पेलेग्रा। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, एनीमिया होगा एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होगी। विटामिन C की डेफिशिएंसी हुई तो भी एनीमिया होगा और साथ में स्कर्वी भी होगा। विटामिन D की डेफिशिएंसी हुई तो एनीमिया तो होगा, लेकिन साथ में रिकेट्स भी होगा। ओके, मीन्स क्या, वो क्या है, बोन डिजीज है। अगर विटामिन E की डेफिशिएंसी हुई तो एनीमिया के साथ साथ माल न्यूट्रिशन भी होगा। ओके, तो इसी तरह इसलिए विटामिन इम्पोर्टेंट है हमारे एरिथ्रोपोएसिस के मेंटेनेंस के लिए। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पेशल मैच्योरेशन फैक्टर। ओके, तो स्पेशल मैच्योरेशन फैक्टर जो आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इरिथ्रोसाइट के मैच्योरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। वो उनमें हमें सिर्फ 3 ही देखने हैं, विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, ओके, एंड फोलिक एसिड। सॉरी, यहाँ पे सेल्स नहीं, कैस्टल आएगा। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। तो चलिए विटामिन B12 के बारे में देख लें। तो विटामिन B12 इज अ एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ओके, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। विटामिन B12 प्रमोट्स द मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल्स। ओके, देखिए अभी ये इसका इंपॉर्टेंट है, वो क्या काम करता है। विटामिन B12 प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल्स। इट ऑल्सो प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ DNA, मतलब कि इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ DNA। इट इज अ एंटी पर्निशियस फैक्टर। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, हमें पर्निशियस एनीमिया। ओके, इसीलिए इसे कहते हैं एंटी पर्निशियस फैक्टर। अब देखते हैं कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस ही हो गया ना। फेलियर ऑफ मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन नहीं होगा। सेल रिमेन लार्ज एंड बिकम फ्रेजाइल एंड रिडक्शन इन सेल डिवीजन। ओके, मीन्स क्या, ये कह सकते हैं विटामिन B12 सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज अ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। इट इज अ इम्पोर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ओके, मतलब कि अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाना है तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल चाहिए ही चाहिए। ओके, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, सेवर गैस्ट्राइटिस, अल्सर एंड गैस्ट्रेक्टोमी हो सकता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इन डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होते हैं वहीं से पता चलता है कि इसका इम्पोर्टेंट कितना है। अब देखते हैं लास्ट हमारा स्पेशल मैच्योरेशन फैक्टर में फोलिक एसिड। ओके, फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन, मतलब कि मैच्योरेशन किस तरह से हेल्प करता है मैच्योरेशन में, तो DNA सिंथेसिस करवाता है कौन, फोलिक एसिड विथ विटामिन B12, मतलब कि फोलिक एसिड विटामिन B12 के साथ मिलकर मैच्योरेशन में DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ओके, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके, वो कब होता है, एनीमिया, दिस एनीमिया अकर इन द स्टेज ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। ओके, मीन्स के मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस स्टेज में होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज के दरमियान होता है। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ स्पेशल मैच्योरेशन फैक्टर एंड लास्ट वन इज द
फैक्टर्स फॉर हीमोग्लोबिनाइजेशन, मतलब कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट में हमें सिर्फ इनको ही देखना है, इन पांचों को देखना है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल एंड विटामिन्स। ओके, तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड एमिनो एसिड हेल्प इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, और आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन पार्ट इन हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट वन इज द आयन। आयन इज इम्पोर्टेंट फॉर द हीम फॉर्मेशन। ओके, ये तो हमें पता ही होगा, आप सबको पता ही होगा। ओके, हीमोग्लोबिन हीम फॉर्मेशन में आयन हेल्पफुल है। देन कॉपर इज इम्पोर्टेंट फॉर द आयन एब्जॉर्प्शन। ओके, आयन का एब्जॉर्प्शन करवाना है तो कॉपर चाहिए ही चाहिए। देन कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल इज important for the utilization of iron in hemoglobin formation. And the last one is the vitamin C, B12, B3 and B6 भी hemoglobinization के लिए important है। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। ओके, तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा इरिथ्रोपोएसिस खत्म हुआ।